नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सुमित मेनारिया जी की कहानी पिशाच। रात्रि का दूसरा पहर बीत चुका था। अमावस्या की काली रात के ऊपर नभ में छाए काले बादलों ने रात्रि की भयावहता को बढ़ा दिया था। पूरा जंगल सियारों के क्रदन से गूंज रहा था। कुछ खतरे भयभीत थे तो कुछ लोग अपने प्रियजनों के खो जाने से दुखी थे। इस ठंडे सुनसान जंगल की भयावहता को बढ़ाता हुआ वो साया चला जा रहा था। नग्न शरीर, बड़ी बड़ी लाल आंखें, बिगड़ा हुआ भयानक चेहरा, मुंह पर जंगली जानवरों के शिकार के बाद रक्त लगा हुआ था। अपने हाथ में वो एक हिरण के मृत शिशु का कटा हुआ सर लेकर चल रहा था। इंसान तो इंसान, जानवर भी उसे देखकर भय से कांप उठते थे। कोई इंसान अगर उसे देख ले तो खौफ से मर ही जाए। वो श्रापित पिशाच सैकड़ों वर्षों में एक बार इस धरती पर जन्म लेता था। समस्त धार्मिक और पौराणिक कहानियों में उसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि यही होना चाहिए था उसके साथ। उस श्राप के वशीभूत वह इस जंगल में अपने रक्त की पिपासा शांत कर रहा था, किंतु वो अभी भी तृप्त न हो पाया था। उसे अब मानव रक्त की तलाश थी। समस्त जीवों में मानव रक्त ही तो सबसे स्वादिष्ट और श्रेष्ठ है। इसी तलाश में चलते चलते वो जंगल की सीमा पर आ गया था। अचानक उसके पांव ठिठक गए। उसने किसी मानव की गंध महसूस की और वो उसी दिशा में चल पड़ा। दूर कुएं पर एक युवती पानी भर रही थी। संभवतः भोर हो गई थी और वो अपने घर के लिए पानी को लेने आई थी। पिशाच की वहशी आंखों ने एक बार उस युवती का संपूर्ण अवलोकन किया। सुंदर चौकोर मुख, बड़ी बड़ी बिल्लोरी आंखें, पतला लेकिन छरहरा बदन। 19-20 वर्ष की आयु में यौवन की दहलीज पर खड़ी उस स्त्री को देखकर देवताओं का भी हृदय डोल जाए तो फिर वो तो एक पिशाच था। जिस स्त्री का रूप इतना सुंदर है, उसका रक्त कितना स्वादिष्ट होगा। सोचते ही उसके रक्त रंजित मुंह में पानी आ गया। जैसे कोई भूखा व्यक्ति अपने पसंदीदा व्यंजन को अपने सामने देखकर खुश हो जाता है, उसी प्रकार की स्थिति उसकी भी थी। वो उस निरीह जीव का शिकार करने को आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे अपने नग्न शरीर पर जलन महसूस हुई। उसने ऊपर आसमान में देखा। इस मनहूस सूर्य को भी अभी ही निकलना था। श्राप के अनुसार वो दिन को अपना पिशाच शरीर धारण नहीं रख सकता था और उसे पुनः अपने मानव शरीर में लौटना होगा। जैसे किसी बालक के हाथ से मनपसंद खिलौना छीन लिया गया हो, वैसी ही निराशा उसे भी महसूस हुई। अन्य कोई रास्ता ना जानकर उसने मानव रूप धारण कर लिया। हरिराम के परिवार में 3 ही लोग थे। वो, उसकी पत्नी और उसकी बेटी चंदा। जहां गांव में दूसरे लोग पुत्र की चाह में बेटियों की कतार लगा देते थे, हरिराम ने एक पुत्री को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। और मानता भी क्यों नहीं। कितनी मन्नतों के बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद लड़का और लड़की पर अफसोस करना ही मूर्खता थी। और उस पर उसकी बेटी थी भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही खूबसूरत। उसके और आसपास के गांव में भी उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। इतनी सुंदर होने के साथ ही चंदा गुणों की भी खान थी। संस्कार तो उसे अपनी माँ से विरासत में मिले ही थे और साथ ही वो बहुत मेहनती भी थी।
वो जानती थी कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो वो उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उनके सारे कार्य, घर की समस्त जवाबदारियां उसने अपने सर पर ओढ़ रखी थी। आज इस परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन था। चंदा को देखने लड़का आ रहा था, हरिराम के बचपन के मित्र मनसुख का लड़का। मनसुख अपेक्षाकृत संपन्न परिवार से था। उसके पास कई बीघा जमीन थी और अच्छा खासा मकान भी था। उनका सुपुत्र मणि विवाह योग्य हो गया था। पहली बार जब मनसुख हरिराम के घर गया था तो उन्हें चंदा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, तो उन्होंने उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। लेकिन उनके बेटे की जिद थी कि वो भी एक बार लड़की को देखेगा, उसके बाद ही विवाह के लिए सहमत होगा। दोनों परिवारों को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। सुचंदा आज सुबह जल्दी उठकर ही पानी ले आई थी और माँ के साथ खाना बना रही थी, और हरिराम बाहर आंगन में बैलों को पानी पिला रहा था। चंदा, एक कटोरी आटा तो लाना। हरिराम ने चंदा को आवाज लगाई। तभी उसे बाहर एक अनजान युवक टहलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कुछ ढूंढ रहा था। 24 साल का हष्टपुष्ट युवक था। हाथ में एक पोटली थी और पहनावे से कोई मुसाफिर लग रहा था। ये तो मणि है शायद, हरिराम ने सोचा। जरूर हमारा ही मकान ढूंढ रहा होगा। ये सोचकर उन्होंने मणि को आवाज लगाई। युवक वहीं ठिठक गया और उनकी तरफ मुड़ा। बेटा मणि, मैं हरिराम। युवक के पास आने पर उन्होंने परिचय दिया। युवक भी दिखने में काफी आकर्षक था। हरिराम को खुशी हुई कि चलो लड़का दिखने में तो अच्छा है। तब तक चंदा भी आटा लेकर दरवाजे पर आ गई। युवक की नजर उस पर पड़ी तो जैसे उसकी बाछें खिल गईं। उसकी नजरों का पीछा करते हुए हरिराम ने भी चंदा को देखा। चंदा को स्थिति का अंदाजा हुआ तो वो शर्माकर अंदर भाग गई। मकान ढूंढने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? हरिराम ने युवक के हाथों से पोटली लेते हुए कहा। युवक की निगाहें अब भी दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। हरिराम मन ही मन मुस्कुराया। उसकी चंदा थी ही इतनी सुंदर कि किसी की भी नजरों को रोक ले। वह स्त्री जो प्रातः कुएं पर पानी भर रही थी, वह कोई और नहीं, हरिराम की पुत्री चंदा ही थी। और वो पिशाच जब उसे खाने को आतुर था, तभी सूरज के उग आने से उसके शरीर पर जलन होने लगी। मजबूरन उसे मानव रूप धारण करना पड़ा और चंदा बच गई। मानव रूप धारण करने के बाद उसे कपड़ों की आवश्यकता हुई, क्योंकि वह तो नग्न था और इस अवस्था में वह मानवों के बीच कैसे जाता। वो जंगल से बाहर आया तो उसे रास्ते में एक युवक हाथों में पोटली लिए जाते दिखा। पिशाच ने उसे मार दिया और उसके कपड़े पहन लिए, और फिर वह चंदा का पीछा करते करते उसके घर तक आ गया, जहां हरिराम ने उसे मणि समझ लिया। और भाग्य देखिए, जिस युवक को पिशाच ने मारा था वो मणि ही था। पिशाच भी समझ गया कि हरिराम भ्रम में है और इसी का लाभ उठाकर वो उसके घर के अंदर तक आ गया। बेटा खाना खा लो, हरिराम ने कहा तो उसकी तंद्रा टूटी। गरीब से गरीब इंसान भी दूसरों के सामने स्वयं को श्रेष्ठ बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता। गांव में तो आज भी लोग कर्जा लेकर मृत्यु भोज करवाते हैं। लोग खाकर तारीफ करके चले जाते हैं और पीछे बेटा जिंदगी भर कर्ज चुकाता रहता है।
हरिराम भी इस माया से दूर न था। अपने संभावित दामाद की खातिरदारी में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन मणि की थाली में परोसे गए थे, लेकिन उसकी इन सब में कोई रुचि न थी। उसका भोजन तो सामने घूम रहा था। चंदा जब उसके सामने से गुजरती तो वो मचल उठता, जैसे कोई अबोध शिशु दूध की बोतल के लिए मचल रहा हो। खैर, उसने अनमने मन से भोजन किया। हरिराम ने मणि से अपने मित्र मनसुख की खैर खबर पूछी, मगर उसने बस यूं ही हाँ हूँ में जवाब दिया। हरिराम समझा कि वो शायद शर्मा रहा है। ये जानकर उसने भी ज़्यादा सवाल नहीं किए। जैसे तैसे दिन गुजरा और रात हुई। मणि तो जैसे एक एक पल गिन रहा था। जैसे ही सब सो गए, वो चुपके से उठा और चंदा के कमरे की तरफ गया। अंदर बिस्तर पर चंदा गहरी नींद में सो रही थी, जैसे कोई छोटा बालक दुनिया जहान से बेखबर होकर सोता है। पूरे दिन घूंघट में घूमने वाली चंदा अभी बेपर्दा थी। उसका चंद्रमा जैसा मुख बाहर से आती दीपक की हल्की रोशनी से दीप्तिमान था। वन में चलने वाली शांत हवा जैसे उसकी सांसें उसके जीवन का संचालन कर रही थी। सदैव उसके चेहरे पर लगातार बदलते हुए भाव बता रहे थे कि वह आने वाले खतरे से अनभिज्ञ। वही पिशाच अपने मूल रूप में आ गया। उसकी बड़ी बड़ी रक्त पिपासा से भरी लाल आंखें, घृणित चेहरा, संपूर्ण शरीर जैसे तेल की कढ़ाई में तला गया हो। उस कमरे में उपस्थित दोनों जीव रूप की उच्चतम एवं निम्नतम सीमाओं पर थे। वो पिशाच धीरे धीरे चंदा के पास गया। उसने एक बार उसके संपूर्ण जिस्म का मुआयना किया। वो अब भी गहरी नींद में थी। फिर वो उसका भक्षण करने अपने चेहरे को उसके करीब लाया। एक बार फिर से पिशाच ने उसके चेहरे को देखा, जैसे देवताओं ने अपने संपूर्ण जीवन के तप को एक मूर्ति बनाने में लगा दिया हो। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसके बदन की खुशबू वह स्पष्ट महसूस करता था। अचानक वो ठहर गया, उससे दूर हट गया। इस सुंदर कृति का विध्वंस करने का साहस उसमें नहीं था। मगर क्यों? मानव रूप में तो संभव भी था कि वह किसी स्त्री के रूप से मोहित हो जाए, मगर पिशाच रूप में तो वह उसके लिए मात्र भोजन ही थी। क्या यह संभव है कि किसी सिंह को किसी मेमने से प्रेम उत्पन्न हो जाए? और अगर वह तृप्त हो तो फिर भी संभव है, लेकिन क्या हो अगर वह लंबे समय से भूखा हो? क्योंकि भूख हमेशा प्रेम पर हावी हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं? पिशाच ने सोचा, लेकिन फिर अपना सर झटक दिया। इस श्राप से मुक्ति संभव ही नहीं थी। मात्र प्रेम ही उसे मुक्त कर सकता था। कोई स्त्री उसके पिशाच रूप से प्रेम कर ही नहीं सकती थी। उसने कई बार प्रयास किया था। सुंदर, क्रूप, वृद्ध, जवान, अविवाहित, विवाहित, प्रत्येक तरह की स्त्री के साथ उसने प्रयोग किया था, मगर उसके पिशाच रूप को देखते ही सब भय से कांप उठती थी और अंततः उसका ग्रास बन जाती थी। तो भला यह मासूम सी बालिका कैसे उसके सत्य को स्वीकार कर पाती? परंतु आज उसे कुछ विपरीत महसूस हुआ। उसे अपनी भूख को शांत करने की इच्छा ही नहीं हुई। ना ही चंदा उसे अपने श्राप के मुक्ति का साधन लगी।
उसे चंदा को प्राप्त करने की इच्छा तो हुई थी। वैसे तो सहस्रों बार उसे अपने इस रूप पर क्रोध आया था। अनगिनत बार रक्त रंजित उस चेहरे से आंसू बहे थे, मगर पहली बार उसे अपने श्राप पर अफसोस हुआ। स्वयं से घृणा हुई। चंदा को निहारते हुए वह अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह अपने मानव रूप में आ चुका था। कहानी जारी रहेगी। कल सुनिएगा सुमित मेनारिया जी की कहानी पिशाच का दूसरा और अंतिम भाग। ओनली ऑन रेडियो सेज 89.6 FM। बजाते हैं दिल से।